साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार भोपाल, विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग, जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनावों और कोविड पेंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है, उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी लगातार शेयर होती देखी गई। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हम हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई सवाल पूछना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स या क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और हमारे फैक्ट चेकर कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब दे पाए। हम हमारी वेबिनार्स में लगातार देश के जाने माने चेहरों से आप लोगों को रूबरू कराते आए हैं। आज भी इसी क्रम में 3 बहुत ही खास मेहमान हमसे मुखातिब होने जा रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी का। आप मनोचिकित्सक हैं, बंसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भोपाल से। स्वागत है डॉक्टर सत्यकांत। मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला जी का स्वागत करूंगा। आप संचालक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य टीकाकरण आप अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संतोष शुक्ला। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी का भी मैं दिल से अभिनंदन करूंगा। आप कोविड एक्सपर्ट हैं, दयानंद मेडिकल कॉलेज से हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से अभिनंदन हमारी वेबिनार्स में। अब मैं अपनी फैक्ट चेकर टीम से भी आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा पल्लवी मिश्रा, उमम नूर आपसे मुखातिब होंगी और हमारे नई दुनिया भोपाल के एडिटर संजय मिश्रा जी भी आपसे रूबरू होंगे। इस भूमिका के बाद बहुत ही अहम बात, वेबिनार के अंत में हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के रूप में देख पाएंगे। ये PDF आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों से जुड़े WhatsApp ग्रुप में शेयर करने हैं। वेबिनार के सर्टिफिकेट के लिए ये आवश्यक है, वो इसलिए कि हम आप सभी को सच के साथी चैंप्स के तौर पर देख रहे हैं। ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ खास उपहार भी हमने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, लेकिन उसके बारे में वेबिनार के अंत में मैं आपसे जब दोबारा रूबरू होऊंगा तब उस पर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वेबिनार। मैं आमंत्रित करूंगा मेरी फैक्ट चेकर साथी पल्लवी मिश्रा जी को। पल्लवी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिना कोई वक्त गवाए इस वेबिनार को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज का वेबिनार वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन को लेकर हेसिटेंसी है उसको हटाने के लिए है। हम सभी पिछले 1.5-2 साल से बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस इसका नाम है। अभी हम सभी को आइडिया है कि कोरोना वायरस क्या है, पर क्योंकि इस वेबिनार में हम आगे वैक्सीनेशन के बारे में बताने वाले हैं, तो कोरोना वायरस के बारे में बताना एक छोटे से ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे कि नोवेल कोरोना वायरस वुहान शहर से निकला, चाइना के। WHO के सामने पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को दर्ज हुआ था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड को एक वैश्विक इमरजेंसी या पेंडेमिक का नाम दिया था। 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। कोरोना वायरस के कुछ लक्षण हैं जो आपको कैच करने चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ सीरियस है और क्या आम है, क्या खास है, क्या गंभीर है। ऐसे में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज एन एक्सपर्ट आप किसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, किन लक्षणों को सीवियर बताएंगे और किनको आम लक्षण बताएंगे कोरोना वायरस के? डॉक्टर गुप्ता। कोरोना के कॉमन जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, ये दूसरे किसी भी इन्फ्लुएंजा या किसी भी फ्लू से मिलते जुलते हैं। लाइक बुखार होना, खांसी आना, जुकाम होना।
लेकिन कुछ इसके साथ ही साथ गले में खराश होना या शरीर में दर्द होना, ये बड़े माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। लेकिन इन मरीजों को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है या उनको चलने फिरने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई है या फिर वो अपने होश में नहीं है, तो ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स हैं इसके कोविड-19 के, और जिसमें आपको तुरंत अस्पताल की या डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है। माइल्ड सिम्टम्स में बुखार आना या खांसी आना या आपको वीकनेस लगना या गले में खराश होना, ये माइल्ड सिम्टम्स है और 95% से ज्यादा मरीज जो है वो माइल्ड सिम्टम के साथ ही होते हैं। लेकिन हर कंडीशन में ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई गंभीर लक्षण है और उस गंभीर लक्षण के लिए अगर आप टाइम पर मेडिकल हेल्प नहीं लेते हो, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हो, तो ये आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। तो इसलिए सांस में जब भी तकलीफ होती है या आपको घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है या आपको आप होश हो रहे हो, इसका मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उस समय आपको जरूर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। राइट। कोविड वायरस म्यूटेशन, पिछले कुछ महीनों में हमने एक नया वर्जन, नए वेरिएंट्स का नाम सुना, डेल्टा वेरिएंट या इस डेल्टा प्लस वेरिएंट। डॉक्टर संतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी विल अप्रिशिएट अगर आप जनता को बताएं कि वायरस म्यूटेशन क्या है और क्या ये वैक्सीन जो म्यूटेटेड वायरस है उस पर असरदार है या नहीं। डॉक्टर शुक्ला। My dear colleagues and anchors and all participants, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वायरस किसी भी बीमारी का हो, जब लंबे समय तक वातावरण में रहता है तो अपना आवरण बदलता रहता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। जब म्यूटेशन उसका होता रहता है, जब बदलाव होता रहता है, तो अक्सर ये वाद विवाद का विषय बन जाता है कि जो वैक्सीन हमें उपलब्ध है, क्या इस पे कारगर होगी ये वैक्सीन। और ये सोचना भी चाहिए, जरूरी है कि हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं क्या सब प्रकार के म्यूटेंट्स के साथ अगेंस्ट में काम करेगी। मैं आपको यहाँ ये जरूर बताना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ कि मैं 10 साल 8 राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से पोलियो रेडिकेशन में रहा। 10 साल लगातार हर साल ये बहस का मुद्दा होता था कि नया म्यूटेशन आ गया है, मगर आपको विश्वास पूर्वक ये बात रखना चाहता हूँ कि ट्राइवेलेंट ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन शुरू से 2002 से लेके और 2011 जब आखिरी केस हुआ था और 2014 में जब सर्टिफिकेशन हुआ था, तब तक लगातार वही वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन कारगर होती रही। और हमारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमने ये भी देखा कि पोलियो उन्मूलन उसी वैक्सीन के सहारे हमने किया था। तो ये जो संभावनाएं या चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि वेरिएंट के बाद वो वैक्सीन असरकारी होगी, समय गवाह रहेगा, मगर हमारा पूर्ण अनुभव ये बताता है कि वेरिएंट्स के विरुद्ध भी हमारा वैक्सीन कारगर रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्ला। तो डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब वैक्सीन किसी बीमारी को लेकर आया है। पहले भी हम लोग इसी तरह की समस्याओं का सामना करते रहे हैं, जब लोगों में हेजिटेंसी रही है किसी भी तरह के वैक्सीन को लेकर। जो लक्षण होते हैं उसके बाद के वो भी आम होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बात करते हैं इस वक्त कौन कौन सी वैक्सीन है जो उपलब्ध हैं भारत में। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, 3 वैक्सीन हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या इंसाइट्स हैं वैक्सीन के बारे में। डॉक्टर गुप्ता, आपसे पूछना चाहेंगे, अक्सर लोगों में ये भ्रम आ जाता है कि एक वैक्सीन बेहतर है दूसरी वैक्सीन से, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को इन तीनों वैक्सीन की के इंसाइट्स के बारे में। कोई भी वैक्सीन जी कोई भी वैक्सीन जब पब्लिक डोमेन में पब्लिक यूज के लिए आती है तो ये एडिक्वेट रिसर्च उसकी जब तक डिफरेंट लेवल की रिसर्चेस नहीं होती, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के बाद, तभी वो पब्लिक डोमेन में आती है। और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि कोई भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जब 60% से ज्यादा होती है तभी हम उस वैक्सीन को एफिकेशियस या इफेक्टिव कहते हैं। तो जो भी वैक्सीन आपके पास आपके नजदीक अवेलेबल है सेंटर में, आप उस वैक्सीन को बिना संकोच के लगवा सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है। सभी वैक्सीन की एफिकेसी अबव 60% होती है, जो भी वैक्सीन हमारे
देश में या विश्व में यूज की जा रही है। तो इसलिए इस तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोविशील्ड सुपीरियर है या कोवैक्सीन सुपीरियर है या स्पुतनिक सुपीरियर है। ये सारी वैक्सीन एक जैसी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीन लगवाइए और टाइम पर लगवाइए। जो भी वैक्सीन आपके सेंटर पर अवेलेबल है, आप उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। राइट डॉक्टर गुप्ता, इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है। डॉक्टर राकेश पांडे हैं, प्रोफेसर हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में, पूछ रहे हैं वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी अब या भविष्य में तीसरे डोज या अन्य वैक्सीन की जरूरत है क्या? कृपया जानकारी दें। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की इम्यूनिटी एक कुछ समय के लिए होती है, चाहे वो इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी हो या हम वैक्सीन के द्वारा उस इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करें। तो डेफिनेटली हमें तीसरे डोज या जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, इन डोजेस की जरूरत पड़ने वाली है और बहुत जल्दी ही इनके बारे में भी गाइडलाइंस आने वाली है कि कितने समय बाद इन बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। जैसा दूसरे अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीनेशन हर साल किया जाता है या फ्लू का वैक्सीनेशन भी कुछ देशों में हर साल किया जाता है। तो इसी तरह शायद इसके वैक्सीनेशन की भी हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद जरूरत पड़ा करेगी और बहुत जल्दी इसके बारे में गाइडलाइंस भी आ जाएगी। डॉक्टर गुप्ता, अभी डॉक्टर शुक्ला ने भी हमें बताया कि वैक्सीन किस तरह नए वेरिएंट पर लाभकारी है, पर जैसा उन्होंने बताया कि म्यूटेट करता रहता है वायरस, तो जाहिर है कि आने वाले समय में भी, क्योंकि इतनी जल्दी ये नहीं जाने वाला है, तो म्यूटेट करेगा। ऐसे में आप जनता को मतलब दे वांट एश्योरेंस कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है या वैक्सीन आ रहा है ये उन वेरिएंट्स पर काम करेगा या नहीं। ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वेरिएंट पे अगर वो काम ना भी करे तो भी आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा और कहीं ना कहीं आपको सीवियर लक्षण नहीं दिखेंगे। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट डॉक्टर गुप्ता? देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में, जैसा डॉक्टर शुक्ला ने बिल्कुल सही कहा है कि इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जो भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो किसी भी एंटीजन, मतलब जो फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आएगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और वही हमारे लिए इफेक्टिवनेस का काम करता है, एंटीबॉडीज। तो अगर वायरस म्यूटेट भी करता है तो ये वायरस जो होता है मल्टीपल प्रोटीन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो वो 1 या 2 प्रोटीन सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं लेकिन पूरा वायरस चेंज नहीं हो सकता है। तो इस तरह समझा जा सकता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये माने कि ये 100 प्रोटीन सीक्वेंस है तो 100 में अगर चेंज भी हो रहा है तो भी 99 प्रोटीन सीक्वेंस सेम रहेंगे और इसलिए वायरस के म्यूटेशन के बाद भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जरूर रहेगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी जो तीव्रता है, सीवियरिटी है डिजीज की, वो कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, कोविड-19 नहीं हो सकता है वैक्सीन के बाद, हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी कम हो जाएगी। हो सकता है आपको बहुत ही माइल्ड फॉर्म में इन्फेक्शन हो जिससे आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना हो या आपको बहुत सारे खतरों से इसके बचाया जा सकता है। तो इसलिए इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वेरिएंट चेंज हो रहा है तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस नहीं होगी। ये बिल्कुल इफेक्टिव। डॉक्टर त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरह के सवाल पहले वेबिनार्स में हमारे पास आते रहे हैं, लोग उस चीज से तो चिंतित हैं जो हो रही है, पर उस चीज से ज्यादा चिंतित हैं जो होने वाली है। तो अपने दिमाग में लोग काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड हैं फ्यूचर को लेकर के, क्या होगा, कैसे होगा। डॉक्टर त्रिवेदी, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू देम, और क्या ये आप रेगुलरली ऐसे केसेस से रूबरू हो रहे हैं कि लोग फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं कोरोना काल में? जी नमस्कार। देखिए, पैंडेमिक के बाद काफी आपाधापी बढ़ सी गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो पैंडेमिक में मानसिक स्वास्थ्य को साधना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ जो कानून निर्माता हैं और जो मीडिया है, जो शासन है, उसे मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा समझदारी, जागरूकता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप ये मान के चलिए पल्लवी कि जिस तरीके से कोरोना के पैंडेमिक से पूरा विश्व जूझ रहा है, पैरेलल पैंडेमिक जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों का कंटिन्यूअस जारी है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल। अब लग रहा है कि तीसरी लहर कब आ जाएगी, दूसरा वैक्सीन का बहुत सारे लोगों का जो डोज है वो 3 से 5 महीने हो गया, उन्हें लग रहा है कि आप पता नहीं वैक्सीन आगे काम करेगी कि नहीं करेगी, मेरा रोजगार चला गया है, मेरे जो सैलरी थी वो कम हो गई है, कॉस्ट कटिंग के कारण अगर मेरी नौकरी बची हुई है तो मुझे उस पर्टिकुलर आवर्स में ज्यादा करके दिखाना पड़ रहा है अपनी नौकरी में सर्वाइवल के लिए, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, जो घर परिवार में लोगों के काम करने जाने के कारण जो एक गैप मिल जाता था लोगों में, सूदिंग गैप, वो सूदिंग गैप भी नहीं मिल रहा है क्योंकि
बहुत समय तक लोग घर में रहे हैं, तो ओवरऑल जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो काफी बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर एक छोटा टिप्पणी चाहता हूं कि हम सभी को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अभी मतलब अभी करंट जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही मुझे जीना है। मैं अभी विश्वास न्यूज के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ यहीं पर होना चाहिए। आगे पीछे मैं करूंगा तो मुझे व्याकुलता होगी, अधीरता होगी। जो मैं अभी कर सकता हूं, जो मैं अभी बोल सकता हूं, वो शायद नहीं बोल पाऊंगा। तो हर व्यक्ति को अपने करंट कंडीशन को समझते हुए वहां पर उचित निर्णय लेना होगा। आज अभी मुझे कोरोना के लक्षण हैं तो मुझे अपने डॉक्टर के पास में जाकर के उचित डिसीजन लेना है। अगर हमें जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उचित दूरी है, वैक्सीनेशन है अपनी बारी पर, उसका हमें पूरी तरीके से पालन करना। लक्षण आएंगे तो हम डॉक्टर्स के पास में जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर के जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी हो सकता है, आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हम अपने व्यवहार में लचीलापन ला सकते हैं, व्यक्तित्व में लचीलापन ला सकते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। ऐसे में अपनों का जो साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने दोस्तों मित्रों से बातचीत करते रहें, नींद का विशेष ख्याल रखें, स्क्रीन से दूरी बना करके रखें, तो मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उनका सुदृढ़ रहेगा और आगे आने वाली जो संभावित समस्याएं हैं उनका हम डटकर मुकाबला कर पाएंगे। पल्लवी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपने बात की कि हर एज ग्रुप इफेक्टेड है इस वक्त। स्पेशली मैं बच्चों की बात करना चाहूंगी जो 4 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है, जो सोशलाइज हुए ही नहीं है। जब उनका मेमोरी बिल्डअप शुरू हुआ 3 साल की उम्र के बाद, तब से लॉकडाउन लग गया है, वो सोशलाइज कर ही नहीं पाए हैं। ऐसे में व्हाट डू यू प्रेडिक्ट फॉर देयर फ्यूचर एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पेरेंट्स कि उनको मतलब कैसे टैकल करना चाहिए इस उम्र के बच्चों को? देखिए, बहुत आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है। कठिन समय में जो हमारे सलाहकार होते हैं उनकी बातें लॉन्ग टर्म तक हमें प्रभावित कर सकती है। चाहे आप पौराणिक घटनाएं देखें कि कठिन समय में अगर गलत सलाह मिलती है तो वो एक विध्वंस का रूप लेती है। तो यहाँ पर बच्चों को कोरोना से अनुकूलता सिखानी है। उनके अंदर एक शिकायती मोड नहीं लाना है कि कोरोना था इस वजह से तुम नहीं जा पाए, कोरोना था इस वजह से तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, बल्कि ये बोलना है कि अभी हमारे लिए हमारी जान की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब बच्चे ये लेंगे कि उनका घर में बैठना वो अनुकूलन है उनके जीवन के बचाव के लिए, तो उनके मन में शिकायती मोड नहीं आएगा, उलाहनाएं नहीं आएगी समाज के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि उलाहनाएं कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर निगेटिवली इंपैक्ट करती हैं उनकी पर्सनालिटी को। वो शिकायती मोड उनका ऑन हो जाता है। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जान हमारी ज्यादा जरूरी है, तो वो इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे। और स्कूल बंद है लेकिन घर में पढ़ाई बंद नहीं है। स्कूल बंद है लेकिन घर में स्किल सिखाने पर कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। बाहर बच्चे खेलने नहीं जा सकते लेकिन फैमिली मेंबर्स उनके साथ में खेल सकते हैं। हम बाहर घूमने नहीं जा सकते लेकिन ऑनलाइन माध्यमों से अपने रिश्तेदारों से जुड़ सकते हैं। तो स्किल सीखने के लिए अभी भी पूरा पर्याप्त समय है। तो पेरेंट्स को चाहिए उनसे उचित संवाद स्थापित करें, जो कि मुझे लगता है कि फिलहाल भारतीय परिवारों में आपाधापी के युग में संवाद की बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है। और बच्चों को डिक्टेट करने के बजाय फैसिलिटेट करें, ऑब्जर्व करें उनकी क्या साइकोलॉजिकल नीड है। और मैं ये मानता हूं कि आधी से ज्यादा समस्या बात करने से हट जाती है। और खुद जब आप स्क्रीन का यूज कम से कम करेंगे या उचित करेंगे तो बच्चों के मन में भी जाएगा। अपनी जिम्मेदारियां टालने के लिए बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ाएं, अदरवाइज आप एक नई समस्या में फंसते चले जाएंगे। बच्चे और चिड़चिड़े होंगे, उनका स्लीप डिस्टर्बेंस होगा और बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर है कि बच्चों की दिनचर्या डिसाइड करें, उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करें, उनके सोने जागने और खाने खिलाने का जो समय है उसको व्यवस्थित करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिवेदी। आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पर। वैक्सीन लेने से पहले क्या करना चाहिए? सेंटर के बाहर कतार होती है। आप में से ज्यादातर लोग अवगत होंगे कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो आपको हमेशा अपनाना है। भले आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, किसी भी और काम से बाहर जा रहे हैं, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। दरवाजों को, कुंडियों को या किसी भी तरह के फर्नीचर को छूने के बाद हाथ जरूर धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं। वैक्सीनेशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग मिस कर जाते हैं कि जब आप जा रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन आपकी बाह में लगेगा। तो
टाइट कपड़े पहनकर ना जाएं, ऐसे कपड़े पहनकर जाएं तो थोड़े से लूज हों, ताकि आप इजीली वैक्सीनेशन करा सकें, ताकि आपको और आपके जो भी वैक्सीनेशन आपको लगा रहे कर्मचारी हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो। वैक्सीनेशन के दौरान भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, कि आपकी और आपको जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के दौरान आपको बाहों में दर्द या हल्का बुखार महसूस हो सकता है उसके बाद, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आम लक्षण है और इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सलाह ले सकते हैं डॉक्टर की और वो आपको गाइड करेंगे कि ये कितना आम है। वैक्सीन लेने के बाद क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है थोड़ी सी सूजन या लालिमा या दर्द आए आपकी जिस बाह में इंजेक्शन लगा है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत सीरियस है तो आप अपने जिस सेंटर में आपको वैक्सीनेशन हुआ है आप वहां पर जाकर उनको बता सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठंड लग सकती है, हल्का बुखार आ सकता है, कमजोरी, सिर दर्द, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो समय के साथ चले जाते हैं। ये बहुत ही आम है और धीरे धीरे ये साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, लोग कहते हैं कि एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई सामान है उसको टच करने पर पहुंच जाता है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ सांस के जरिए या फिर 1 to 1 अगर कॉन्टैक्ट किसी से होता है तो होता है, बहुत करीब से किसी तो होता है, या किसी भी चीज को छूने से हो जाता है। बहुत तरह का भ्रम है इसके आसपास। तो डॉक्टर शुक्ला, वी वांट टू आस्क यू कि क्या कारण है इसके फैलने के और कैसे संक्रमण फैलता है कोविड-19 का। देखिए, अगर हम बेसिक पे जाएं, पब्लिक हेल्थ की बेसिक, उसमें एक एपिडेमिक ट्रायंगल बनाया गया है। ये दर्शाया गया है कि एक होता है एजेंट जो वायरस है, एक होता होस्ट जो मानव है, और तीसरा होता वातावरण। तो ये बीमारी मानव शरीर में पलती है, ये आप सबको मालूम है, किसी जानवर में नहीं होती है। वायरस जब वातावरण का किसी भी पीड़ित शख्स के थूक के माध्यम से कणों के रूप में उड़ता हुआ जब आता है, तो मानव शरीर जो हम अपना प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। 2 प्रकार के हमारे पास अभी प्रोटेक्शन विद्यमान है। एक है अस्थायी SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा स्थायी जो हमारे टीके के रूप में है। तो अगर हम अभी तक असुरक्षित वातावरण के साथ समाज के बीच में जा रहे हैं, खासतौर से क्राउडेड एरिया में, तो हमारा इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता हैगा, ज़्यादातर श्वास द्वार से पहुंचता हैगा शरीर में। सबसे पहले थ्रोट को जकड़ता है और उसके बाद हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो जैसे ही बीमारी हमारे शरीर में पहुंचती है, जो प्रारंभिक लक्षण है आपने बताया था कि सर्दी, खांसी, बुखार, दर्द या खांसी, ये फिर लास्ट में अगर श्वास की दर बढ़ जाती है, इसका मतलब गंभीर रूप धारण कर रही है। तो बीमारी का प्रचलन इसी प्रकार से है कि वो इस कोर्स के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। इसको रोकने का सबसे आसान तरीका है कि हमारे जो बचाव के साधन है, पहला, क्योंकि बीमारी कैसे फैलती है, थूक के माध्यम से, तो सबसे पहले हम उसको कैसे ब्लॉक करें, वो है मास्क। अब मास्क पहनने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जब अक्सर फोटो आपने देखा होगा, कोई गले में लटकाए हुए, कोई ठुड्डी पे लटकाए, कोई मुंह पे लटकाए है, मगर प्रॉपरली मास्क को पहनने का सलीका एक तो हमें सीखना होगा। दूसरा, घर से घर तक हमें मास्क और मास्क का उपयोग करना होगा। भीड़ भरे क्षेत्रों में हमें नहीं जाना होगा। अगर छींक या खांसी आ रही है तो एल्बो का इस्तेमाल करते हुए हमें ब्लॉक करना होगा। और एक चीज और बता दूं, मैं शेयर करना चाहता हूँ, अभी आपने बोला था कि 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे में पूरा मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें लिफ्ट में मैं उस परिवार के साथ चल रहा था जहाँ एक महिला थी और एक 2 साल की बच्ची थी। तो मैंने उससे पूछा, उसकी माँ से, कि क्या ये बच्ची जो मास्क लगाए है इसको नीचे उतारती नहीं है? तो उसका ये कहना था कि डॉक्टर साहब, उतारना तो छोड़िए, मैं जब घर से निकलती हूँ तो मेरी बच्ची मुझे टोकती है कि मम्मी तुमने मास्क नहीं पहना। तो एक 2 साल का बच्चा जिसका मस्तिष्क विकास हो गया है, वो अगर इतनी नॉलेज रखती है, तो हमारा हर समाज का वो प्राणी जिसको नॉलेज तो है मगर एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस की कमी के कारण हम ये बीमारी को अभी तक वातावरण में निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास पूर्वक 40 साल के पब्लिक हेल्थ के एक्सपीरियंस के साथ बता दूं कि यदि अगर हमें खत्म करना है कोरोना को, तो एक संकल्प लेना पड़ेगा पूरे देश को
कि अगले 14 दिन लगातार SMS प्रैक्टिसेस अनुशासित ढंग से हम पूर्ण करेंगे तो वातावरण में जो व्याप्त वायरस है स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा शरीर, मानव शरीर उसको मिल ही नहीं रहा होस्ट के रूप में। तो ये बहुत आसान तरीका है समझाने को लोगों को कि हमें बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम हैगा सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसको अनवरत उपयोग करना है, वायरस अभी जाने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको आगाह कर दें कि इसके साथ हमें जीने का तरीका अडॉप्ट करना होगा इसके साथ, और उसका एक ही तरीका है। और जापान के स्कूल्स के बच्चे हमारे लिए प्रेरक हो सकते हैं कि वहाँ आज भी 5 साल पहले जब SARS आया था, वायरस का बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे जापान को जकड़ा था, तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ को अडॉप्ट कर लिया कि अब आजीवन हम जब स्कूल में जा रहे हैं तो सैनिटाइज कर रहे हैं, बच्चे मास्क है, शूज वगैरह सब बाहर उतार रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं स्कूल में, तो और फिर दूरियां बना के बैठ रहे हैं। ये छोटी छोटी जो पब्लिक हेल्थ के टिप्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसको हमें लेके आगे जीवन यापन करना। ये जो सवाल आपने पूछा था, 1 मिनट डॉक्टर पल्लवी जी, डॉक्टर संतोष शुक्ला जी अगर सुन रहे हो तो वो उस सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। वैसे तो हम लोगों ने अखबार में बहुत बार छापा है कि, और इस पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ चुकी है कि अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है और बाद में दूसरा डोज भूल से या किसी वजह से कोविशील्ड की लग रही है तो उसका क्या फर्क आ सकता है, क्या कोई नुकसान हो सकता है। एक सवाल आया था, पल्लवी जी ने पूछा था, लेकिन आप म्यूट हो गए थे। अगर सुन रहे हो तो जरा इस पर बताइए, क्योंकि ये इसका निवारण हो जाए तब हम लोग आगे बढ़े, अच्छा रहेगा। देखिए जो रिकमेंडेड, अब सुनाई दे रही आवाज, सुनाई दे रही है? तो रिकमेंडेड जो भारत शासन की गाइडलाइन में है कि कोई भी वैक्सीन जो प्रारंभ की है उसी से अंत होगा। अगर कोविशील्ड लगाया है तो आपको 84 दिन के बाद दूसरा डोज लगाना है, ये रिकमेंडेशन है। अगर कोवैक्सीन लगाया है तो 28 से 42 दिन में दूसरा डोज लगाना है। और इसके लिए जो कोविन ऐप बना हुआ है सॉफ्टवेयर, उसके अंतर्गत भी यही प्रोविजन किया है कि एक वैक्सीन जो लगी है वही दूसरे वैक्सीन के रूप में यूज की जाए। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ये एक कोइंसिडेंस होता है, उसका कारण मैं आपको बताऊं, मैंने भी कई जगह जाके मॉनिटरिंग की है। आप लोग भी से भी अपेक्षा है कि आप भी निकलें और फील्ड में जाके देखें कि कैसे ये अव्यवस्था कायम होती है। मैं यहाँ एक JP हॉस्पिटल के पास में सबसे मशहूर एक स्कूल है, उसमें खड़ा हुआ था और एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी लाइन में। मैंने उनसे पूछा कि माता जी ये बताइए आज कौन सी वैक्सीन, कौन सा टीका लगाने आए हैं? कहने दूसरी बार आ रहे हैं। तो कौन सा टीका पहले लगा था मुझे नहीं मालूम, कहाँ पे लगा था अभी याद नहीं आ रहा है, तो आज कौन सा लगेगा मुझे नहीं मालूम। तो जब वेरीफायर आपको बैठ के देखता है, आप आधार कार्ड नहीं लाए, आप अपना पुराना सर्टिफिकेट नहीं लाए हो, आपको वैक्सीन का मालूम नहीं है, तो फिर लास्ट मिनट में गलती है कि उनको वापस करना चाहिए था और उनके परिवार वालों का। मगर आप जब भीड़ का प्रेशर देखते हैं और उसमें फिर डिसीजन लेना उतना आसान नहीं रहता है। तो इक्का दुक्का ये जो केसेस आ रहे हैं वो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, इसको फॉलो अप लिस्ट में रखते हैं। और अभी तक आपको फिर से बता दें कि जो हम 20 डेज का फॉलो अप करते हैं ऐसे केसेस का, तो उसमें हमें अभी तक ऐसा कोई अनहोनी घटना नहीं आई। यहाँ यह भी बताना चाह रहा हूं कि वैक्सीन कितनी एफिकेसी है और सेफ्टी है इसके अंदर। 2,67,00,000 कल रात के 12 बजे तक हमारे प्रदेश में टीके लगे। मैं अभी जब चेक कर रहा था कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, सामान्य प्रतिक्रियाएं, हल्का सा दर्द, थोड़ा सा बुखार, मामूली सी सूजन और थोड़े से दरदरे आना स्वाभाविक है। 24 से 48 घंटे में स्वयं ठीक हो जाते हैं। लोगों को आगाह भी किया जाता है अगर तेज बुखार या दर्द है तो एक पैरासिटामोल की गोली ले लेना। और उनको ये भी हिदायत दी जाती है कि हमारे 3 टेलीफोन नंबर याद रखिए आप, 104 और 1075। इसमें हमारी मेडिकल टीम भी बैठती है, 24/7 बैठती है, हर जिले में बैठती है और आप उस पर पूछताछ कर सकते हैं। यदि आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं, बहुत तेज उल्टी या दस्त या तेज बुखार हो गया या अन्य कुछ भी समस्या है, तो 108 फ्री सेवाएं हैं, आप अस्पताल आके जांच करा लीजिए। तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा टीके लगे थे 21 जून को मध्य प्रदेश ने। हम लोगों ने विशेष व्यवस्था करी थी मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालय में, स्पेशल 2-2 बेड्स रखे थे कि हो सकता है कहीं कोई एडवर्स इवेंट सीरियस टाइप का कोई आए। तो यहाँ बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि एक भी बेड ऑक्यूपाई नहीं हुआ, 21 जून की बात है।
अभी तक 16 जनवरी 2021 से कल तक हम 2,67,00,000 टीके लगा चुके हैं और एडवर्स इवेंट हमारे सामान्य तो हुए हैं लगभग 1,000 सामान्य और स्वयं ये ठीक हो गए। जो 25 गंभीर रूप से हुए थे, अस्पताल में आए थे, उनका इलाज भी किया, वो स्वस्थ भी होके गए। वो कोइंसिडेंस था, किसी को डायबिटीज ज्यादा बढ़ी थी, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा था या कोई अन्य बीमारी से थी, और वो सिम्टम्स थे, ना कि कोई वैक्सीन के साइड इफेक्ट। तो वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है और इसमें जैसा आप चाहते हैं कि हम लोग और तत्परता रखें, तो उसके लिए हमें सभी लोगों से अनुरोध है कि जब आपको पहला टीका लगता है तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं तो नोट कर लें कि कौन सा टीका लगा था। जब आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है तो कृपया सर्टिफिकेट लेके आए। जब आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की बात की जाती है तो कृपया कुछ ना कुछ तो हमें सहयोग करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, उसमें लाजमी है कि थोड़ी बहुत त्रुटि हो, मगर उसको हम दिल का ताड़ ना बनाएं। हमें भी चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वहां पे बहुत मेहनत कर रहा है। एक एएनएम 1,000 से ज्यादा टीका लगा देती है। एक जो वेरीफायर है वो कम से कम 500 लोगों का वेरिफिकेशन करता है। तो जब बहुत ज्यादा लोड होता है तो थोड़ी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी हो सकती है त्रुटि, तो उसके लिए हम सहयोग भावना से रखें और हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार का जो सच के साथ ही मीडिया साक्षरता अभियान है, इसमें भी आप लोगों को जागरूक करें कि अपने समस्त डॉक्यूमेंट साथ में लेके टीकाकरण कराने आए। डॉक्टर शुक्ला, प्रोफेसर केजी सुरेश ने एक सवाल पूछा है कि कौन सी वैक्सीन बेटर है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, और क्या ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना बिना वैक्सीनेशन के सेफ है या नहीं? हालांकि आप पहले भी बता चुके हैं कि तीनों वैक्सीन सेफ है, हमारे एक्सपर्ट ने बताया, पर एक बार केजी सुरेश जी का जवाब देते हुए शॉर्ट में अगर आप उनको एक्सपर्ट राय दें। देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि वैक्सीन सार्थक है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, इसके लिए ट्रायल्स होती है। लगभग 50 से 70 हजार लोगों पे ट्रायल होती है। उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी के पूरे डॉक्यूमेंटेशन होता है। फिर एक प्रोसेस होती है देश के अंदर लाइसेंसिंग की। ड्रग डायरेक्टर जनरल ड्रग्स ये निश्चित करते हैं कमेटी के माध्यम से, एक्सपर्ट ग्रुप के माध्यम से, कि क्या हम इसको मार्केटिंग के लिए अलाउ करें। तो तीनों ही वैक्सीन उन मानकों से गुजरी हुई है। तो यहाँ ये कहना कि ये एक अच्छी है या दूसरी, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्पष्ट दर्शा रहा है कि अभी तक हम, अगर आपको बात करें कोविशील्ड का डाटा मैं आपको शेयर करूंगा कि करीब 2,36,000 डोजेज हम अभी प्रदेश में लगा चुके हैं और 31 लाख कोवैक्सीन क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, आपको मालूम है। तो दोनों ही वैक्सीन के अंतर्गत 0.005 यानी 1% भी गंभीर कोई साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। तो दोनों ही बहुत सुरक्षित हैं। एक साथ दोनों का हमने डॉक्यूमेंटेशन निकाल के जस्ट अभी प्रोग्राम के पहले चेक किया कि दोनों की ही सार्थकता है, उपयोगिता है, दोनों लाभकारी हैं, सुरक्षित हैं और हानि रहित हैं। In how many number of days or after what gap should the second dose be taken after having the first dose? तो जैसा डॉक्टर शुक्ला ने पहले भी बताया कि कोविशील्ड के लिए 82 डेज और कोवैक्सीन के लिए 28 डेज का समय है। इस दौरान आपको यदि बीच में किसी कारणवश आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव होने के 3 महीने बाद ही आप दूसरी डोज लें, चाहे वो आपने कोई सी भी वैक्सीन ली हो। स्लाइड्स पर आगे बढ़ते हैं, सवाल भी लेते रहेंगे, हमारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन या दुराचार या दुष्प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वही कारण है कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बढ़ रही है। कहीं कहा जा रहा है कि पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है इस वैक्सीन के बाद, तो कहीं मां नहीं बन पाएंगी महिलाएं, ऐसा कहा जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को ऐसी भ्रामक खबरों को कैसे अवॉइड करें, वो हम आगे बताएंगे, पर क्या ये सही है गलत है उसके बारे में आप क्या जनता को बताना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के बारे में जो भी दुष्प्रचार हो रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। कोई भी वैक्सीन, सच्चाई ये है कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काफी कुछ चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, बट हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि ये वाकई सच है या ये सच नहीं है। और आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जो लोगों में जागरूकता
बढ़ाने की कोशिश की है, ये वाकई प्रशंसनीय है। वैक्सीन के बारे में मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये सारे एडिक्वेट ट्रायल्स के बाद, रिसर्च के बाद ही ह्यूमन यूज के लिए दिया जाता है और इससे ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसमें गलतफहमियां होने का सिर्फ एक ही कारण मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कई जगह लिखा होता है इमरजेंसी अथराइजेशन, क्योंकि आजकल मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें पब्लिक तक पहुंचती है, इमरजेंसी अथराइजेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये लोगों में एक भ्रांति फैला रहा है कि इमरजेंसी अथराइजेशन मीन्स कि प्रोबेबली इस पे एडिक्वेट रिसर्च नहीं हुई है, शायद इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे पहले पैनलिस्ट ने कहा था कि बिना रिसर्च के मल्टीपल लेवल फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं की जाती है। इमरजेंसी अथराइजेशन का मतलब ये होता है कि सरकार अभी भी इसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी सेफ्टी के बारे में जब तक हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक इन वैक्सीन को अथराइजेशन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इसके बारे में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट, ऐसा कोई साइड इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट जैसे बुखार आना या सूजन होना, जैसा आपने पहले बताया था, ये जरूर हो सकता है। जी, डॉक्टर गुप्ता, प्रोफेसर के.जी. सुरेश का एक्चुअली 2 चरणों में सवाल था। पहले सवाल का जवाब तो डॉक्टर शुक्ला ने दे दिया। उनका दूसरा सवाल था, क्या बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूल भेजना सुरक्षित है बिना वैक्सीन के? तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी तक देखा गया है, बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स, अगर इन्फेक्शन होता भी है तो ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म के सिम्टम्स होते हैं, उनमें कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। और इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने बच्चों को इस चीज के लिए जरूर जागरूक करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हमें खुद भी ये फॉलो करना पड़ेगा कि कई लोग, जैसा हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस गैदरिंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ये नहीं करना है। तो इसलिए हमें घर में ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आप अगर स्कूल जा रहे हो तो हैंड वॉशिंग पर आपको फोकस करना है, सैनिटाइजर की बोतल उनके साथ होनी चाहिए, सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, सोप वाटर से, साबुन और पानी से कैसे हाथ धुलना है, मास्क को नीचे नहीं उतारना है, और स्कूल में जब बैठना है तो दूर दूर बैठना है। हर स्कूल इसके बारे में तैयारियां करके ही स्कूल खोल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ माँ बाप की भी या फैमिली की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं, जिससे कि बच्चों को भी बचाया जा सके। और बच्चों में सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, अगर उन्हें इन्फेक्शन होता भी है तो ये कोई बहुत घबराने की बात नहीं। जी, डॉक्टर साहब, बबलू कुमार का एक सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मुझे निमोनिया है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? आपको निमोनिया ठीक हो गया होगा, तो अगर वो ठीक हो चुका है तो आप बिना घबराए वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जी, पल्लवी, मैं यहाँ पे वैक्सीन के बारे में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आप डॉक्टर त्रिवेदी, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, आप प्लीज कंटिन्यू। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो वैक्सीन है, और हमने जैसे कोरोना के लिए प्लान्स बनाए थे, जो हालांकि ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन मेरे कुछ सुझाव है जहाँ पे मुझे लगता है कि वैक्सीन का जो प्रोग्राम है उसको और सफल बनाया जा सकता है। जैसे हमने कोरोना के लिए, कोविड संक्रमित लोगों के लिए जोन्स में बांटा था कि यहाँ पर इतने संक्रमण वाले लोग हैं, इतने संक्रमण वाले लोग नहीं हैं, इस जोन में ज्यादा है तो ये रेड जोन है, या ये येलो जोन है, या ग्रीन जोन है, नंबर्स के हिसाब से। वैसे ही मुझे लगता है कि वैक्सीन को लेकर के एक जबरदस्त अभियान चलाया जाना चाहिए, और वैक्सीन के हिसाब से भी डिवाइड किए जाने चाहिए शहर जिले की, यहाँ पर इस मोहल्ले में, इस ब्लॉक में इतने लोगों ने लिया है, नहीं लिया है, और वहां पर जिन लोगों ने नहीं लिया है उसका क्या कारण है। तो वैक्सीन को सबसे पहले तो मुझे लगता है एक नागरिक कर्तव्य के रूप में प्रचार प्रसारित किया जाना चाहिए, बना देना चाहिए। जैसे हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का हम कंसेप्ट समझते हैं, वैसे ही इसे एक नागरिक कर्तव्य के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। दूसरा, गांव वगैरह में जो अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, तो वहां पर हम अखबार में बातें करेंगे, कोई लीडर बातें करेगा, उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है कि अगर हम लोकल लेवल पर जो वहां पे कर्मचारी हैं सरकार के, जैसे उदाहरण के लिए पटवारी हैं, या जो थाना प्रभारी हैं, जो वहां पर पंचायत सचिव हैं, जो सरपंच हैं, पंच हैं, वो अगर आकर के लीड लें, हम उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम करें कि कैसे वो वैक्सीन के बारे में बता सकते हैं, तो मुझे लगता है ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि एक भ्रांति जो है
वो जब तक एकदम नियर और डियर पर्सन उन्हें एक्सप्लेन नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना में अगर एक भी व्यक्ति असुरक्षित है, इसका मतलब है हम सब असुरक्षित हैं, और इसके लिए सबको सुरक्षित करना ही होगा। तो वैक्सीन को मुझे लगता है नागरिक कर्तव्य बनाया जाना चाहिए। पल्लवी जी, डॉक्टर त्रिवेदी पल्लवी जी जी, संतोष जी प्लीज कंटिन्यू। इफ यू परमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ ये है कि अफवाह चालू होती है मुंह से और कान के माध्यम से वापस रिटर्न होती है। तो ये तो होगी अफवाह की गति। और सच जो आपका प्रोग्राम है, सच के साथ ही सच होता है आंखों से और हाथों के माध्यम से देखा जाता है। तो मैं 19 नवंबर 1985 से देश का यूआईपी प्रोग्राम टीकाकरण चालू हुआ था, पहले दिन से मैं जुड़ा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, टीकों के बारे में सच बताना चाहता हूँ आज। और इन अफवाहों की बात बिल्कुल, लोग बाग जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो भी सोचेंगे कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया समाज के साथ। सच ये है कि आज तक ऐसी कोई दवा और वैक्सीन नहीं बनी है जिसके कारण मैं आपको मौत पैदा कर दूं। बीमारी बचाने की तो है वैक्सीन और इलाज करने की है दवा, मगर अभी तक जनसंख्या नियंत्रण की, जैसे आपकी एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण, फिर बता दूं आपको कि आज तक कोई दवा ऐसी नहीं बनी है कि परमानेंट स्टेरिलाइजेशन में कर दूं। बिना ऑपरेशन के नस को बंद किए हुए कोई तरीका नहीं है आज भी विश्व में कि मैं परमानेंट स्टेरिलाइज कर दूं। ये कोरा झूठा है। सच ये है कि हम लोग नपुंसकता वाली बात जो कर रहे हैं, ये कोरी अफवाह इसलिए है कि पोलियो के दौरान भी ये बात चल रही थी और मैं यूपी और बिहार के उन एरियाज में था जहां सबसे ज्यादा विश्व के केसेस हुआ करते थे, और वहां पे सिर्फ इसी चैलेंज को स्वीकारते हुए हमने लोगों को बताया कि ये देखिए इनके कितने बच्चे हो गए। आज 1995 से लेके अभी 2005 में मैं खड़ा हुआ था कि 10 साल के ये 5 बच्चे खड़े हैं और ये सब इनके परिवार में भी पोलियो पिलाया गया था। तो सच का सामना जब कराया जाता है तो लोगों को विश्वास हो जाता है, और टीके का एहसास जब तक लोगों को नहीं होगा तब तक डबल सुरक्षा और डबल विश्वास पैदा नहीं होगा। तो जैसा डॉक्टर त्रिवेदी बोल रहे थे, हमने गांव में क्या क्या चालू किया है आपको बता दें इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। आज 23 जुलाई को हम लोगों ने प्रेग्नेंट वुमेन का टीकाकरण चालू किया। सबसे पहले हमने अपनी आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी जो प्रेग्नेंट हैं उनको आमंत्रित किया है, उनको टीकाकृत किया है, और वो जब टीका लगा के समाज के बीच में जाएंगे तो हमारी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। अभी हमारा जो बेल्ट था जनजाति बाहुल्य, हमारे 20 जिले हैं, 89 ब्लॉक्स हैं, वहां पे एकदम से मई में जब बहुत ज्यादा केसेस की बाढ़ थी और लोगों में एक अफवाह फैल गई कि ये तो टीके से बीमारी हो रही, टीके से मौत हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया कि वहां हमारा सारथी एक ग्रुप है, साथिया ग्रुप क्या है कि हमारे किशोर बालक और बालिकाओं को हर गांव में हमने एक स्थापित किया है जो किशोर बालक और बालिकाओं की समस्याओं के प्रति उनको जागरूक करते हैं। उनका हमने सबसे पहले टीकाकरण किया। वो 18 साल से अधिक उम्र के टीकाकरण किया। उन्हीं के तो माँ बाप थे जो पीड़ित थे, जो भयाक्रांत थे। उन्होंने देखा मेरे बच्चे को टीका लग गया तो उन्होंने अपने को लगाया, फिर उनके रिश्तेदारों ने कराया और फिर समाज ने कराया। इस प्रकार जहां मेरी 2000 प्रतिदिन वैक्सीन खर्च नहीं हो पाती थी, आज 20,000 से 50,000 तक की डिमांड है। इसी प्रकार हमने अपने यूथ को ट्रेनिंग दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर पे। 10 लाख कॉलेजिएट स्टूडेंट्स हैं इस प्रदेश के अंदर जिनको हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ ट्रेन किया है, और वो 10 लाख हमारे एम्बेसडर के रूप में पूरे समाज में टीकाकरण चाही गई आवश्यकता हो, थोपी गई नहीं, ये हमने जागरूक करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया साक्षरता अभियान